हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे गठिया के रोग। ठीक है, गठिया के बारे में। गठिया एक रोग है जो कि जोड़ों का बीमारी है, या ये बोल दें कि जोड़ों में अक्सर होता है। अब इसके होने के पीछे क्या कारण है, इसके डायग्नोसिस कैसे होती है और ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये सारे हम बताएंगे। उससे पहले ये आपको बता दें कि अगर जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो सारी जो वीडियोज होती हैं वो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए होती हैं, और हम या मेरा चैनल आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते, एडवाइस करते कि आप सेल्फ मेडिकेशन करें। जब भी आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर उसके बाद दवा लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। गठियावात, अगर शुद्ध हिंदी में है तो इसको बोलते हैं गठियावात, या फिर इसको बोलते हैं संधिवात। ठीक है, संधिवात मतलब कि संधि मतलब जोड़, तो संधिवात, वात मतलब कोई विकृति या बीमारी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो जोड़ होती है वहाँ पर सूजन आ जाते हैं, दर्द होने लगते हैं। ठीक है, इसी को गठिया कहा जाता है। अब अगर इसके कारण के बारे में बात करें, क्या कारण होते हैं गठिया होने के, मैक्सिमम क्या क्या कारण है गठिया होने के, तो इसमें बहुत सारे कारण है। जैसे कि एज, मैक्सिमम ये जो इसको ये भी कहा जाता है कि ये बुढ़ापे का बीमारी है, तो एज इसमें मेन फैक्टर है। दूसरा, जो स्मोकिंग अगर कोई करता है, ओबेसिटी, अगर मोटापा आपका बढ़ गया तो जोड़ों पे ज़्यादा दबाव बनेगा, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा इम्यून सिस्टम इशू होता है, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, अगर उसमें कोई इशू होता है तो उसकी वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट जो है कि आप खान पान कैसा लेते हैं, पुअर न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, मतलब कि मल न्यूट्रिशन बोल दीजिए, या फिर आपके खान पान में विटामिन मिनरल्स, मतलब सारी चीज़ों का संपूर्ण प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं है, तो भी ये बीमारी आपको हो जाएगी। उसके अलावा विटामिन की डिफिशियंसी, अगर खाने में ही नहीं कुछ रहेगा तो विटामिन की डिफिशियंसी तो होनी ही होनी है। उसके साथ विटामिन K7 जो बोलते हैं, K2 7, उसकी डिफिशियंसी हो सकती है। विटामिन D3 जिसको कैल्सिट्रॉल बोलते हैं, उसकी कमी की वजह से हो सकता है। विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है, जिसको मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। उसके अलावा मिनरल डिफिशियंसी हो सकता है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की। उसके साथ साथ आपके बोरॉन के अगर कमी हो गई, बोरॉन भी एक मिनरल है, अगर उसकी भी कमी हो गई बॉडी के अंदर, तो भी ये बीमारी देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स में क्या, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन होगा, मतलब कि जैसे ये जोड़ हो गए या फिर घुटने हो गए, उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। स्टिफनेस आ जाएगा, मतलब कि अगर ऐसे मुड़ा है तो ऐसे ही मुड़ा रहेगा, ऐसे सीधा करने पे दर्द होगा। ठीक है, नेचुरल जो उसका शेप है वो नहीं आएगा उसमें। उसके अलावा वहाँ पर रेडनेस आ सकता है, गर्म लग सकता है उसको, अगर जहाँ पे स्वेलिंग आई है उसको अगर आप टच करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हीट गर्म लगेगा। और जिन आदमी को भी अगर गठिया हुआ है या दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो उसको फीवर आना लाजमी है, फीवर भी कभी कभी आता रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशन है, ये गठिया के सिम्टम्स हैं। अब जो अगला पॉइंट है इसमें कि कभी कभी गठिया जो होता है आदमी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, क्योंकि गठिया के कई प्रकार हैं, लगभग 2 या 3। तो उसमें जो है सबसे पहला जो है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको बोलते हैं। और ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से होता है। जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, आपकी एज बढ़ती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हड्डियों में ये दर्द, स्वेलिंग, मतलब जो जोड़ों में दर्द और स्वेलिंग होती है वो आने लगती है। उसके साथ साथ इसका मोस्ट कॉमन क्रोनिक अर्थराइटिस बोला जाता है इसको। ठीक है, ये क्या करता है कि जो प्रोटेक्टिव कोजिन होती है कार्टिलेज की, उनके ब्रेक डाउन की वजह से होता है। ठीक है, अब जब दो बोन्स के बीच में जो प्रोटेक्टिव कोजिन होती है कार्टिलेज की, वो टूट जाती है, तो क्या होता है, दोनों बोन्स जो होते हैं आपस में रगड़ खाते हैं, और उसकी वजह से दर्द और स्वेलिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब कार्टिलेज रफ हो जाती है, फ्लैक्स की हो जाती है जिसको बोलते हैं। उसके साथ साथ उसमें इरिटेशन और इन्फ्लामेशन होने लगता है, जिसको क्या होता है, सिनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और दर्द होता रहता है। ये जो होता है मोस्टली या फ्रिक्वेंटली बोल लीजिए, ये हिप्स के जॉइंट्स में, जो ये कमर का जो है वहाँ पे, उंगलियों के बीच में, घुटनों में, ये इन इन जगहों पे होता है। इसको एक्चुअली अगर दूसरे नाम से जाना जाता है, वियर एंड टियर अर्थराइटिस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सिनोवियल लेयर है उसके टूटने की वजह से ही तो सारी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट जो है, दूसरा जो अगर प्रकार देखा जाए तो है ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, जो इम्यूनिटी के डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, इसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऑटो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस हो जाती है। ठीक है, और इसमें जो कुछ जो क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बताएं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जो इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करती है, वही कंप्रोमाइज़ हो जाती है, और डिजीज काज करती है, इन्फ्लेमेशन काज करती है, जॉइंट्स में डैमेज काज करती है, साथ में कार्टिलेज के ब्रेकडाउन के काज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफॉर्मिटीज़ और डिस्ट्रक्शन जॉइंट्स का होने लगता है, और आदमी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेचिंग के समय अगर आप खींच तनाव कर रहे हैं, अपनी बॉडी को सीधा कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो वहाँ पे दर्द वगैरह होने लगता है। ठीक है, अगली जो इसका प्रकार है, तीसरा प्रकार जो गाउट बोलते हैं, जिसको कि मेटाबॉलिक अर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक क्या बोलते हैं उसको, केमिकल होता है, या यूरिक एसिड बोलते हैं, उनका डिपोजिशन होने लगता है जॉइंट्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो क्रिस्टल के फॉर्म में हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, दर्द और इन्फ्लेमेशन ये सब काज करने लगते हैं। तो ये 3 प्रकार हो गए इसके, जिसको मैंने मोटा मोटी छोटे से
एक इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे होगी कि आपको अर्थराइटिस हुआ तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सीबीसी काउंट देखा जाता है, जिसमें यूरिक एसिड और ये सब देख लिया जाता है क्या है, कैसे कंडीशंस हैं। उसके साथ साथ एक्सरे कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अर्थ्रोस्कोपी कराते हैं, एमआरआई भी कराते हैं, उसके साथ साथ सीटी स्कैन भी कराते हैं। ठीक है, तो ये सारे हायर लेवल मतलब अगर पहले ही डायग्नोस हो गया कुछ लक्षणों को से तो इतना नहीं कराना पड़ता, नहीं अगर नहीं हो पाता है तो फिर आगे डॉक्टर जो है सीटी स्कैन या फिर एमआरआई वगैरह कराते हैं। तो ये सारे तो इसके डायग्नोसिस करने के तरीके हो गए डॉक्टर्स के पास। अब इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या क्या, ट्रीटमेंट ऑप्शन बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे कि आपका पहले तो इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे एनाल्जेसिक दिया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, जैसे डिक्लोफेनेक हो गया, एसिक्लोफेनेक हो गया। इनके साथ साथ आपको कैलियोकॉक्सिब होता है, ये सारे 50 और 100 mg में आते हैं, जिनको बीडी या फिर टीडीएस भी दे दिया जाता है बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो। उसके साथ साथ ईटोडोला एक आता है, वो 200 से 400 mg में आता है, उसको भी आप बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। पैरासीटामॉल भी इसमें थोड़ा काम करता है, और वो जब बुखार वगैरह होने लगता है तो उस समय इसको दे दिया जाता है। उसके साथ साथ आप कीटोरोलाइक, जो कि बहुत ही अच्छी दवा दर्द की, हड्डियों के दर्द की, तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप और भी दवाएं हैं, पिरोक्सिकैम वगैरह जो हैं, तो वो डॉक्टर के एडवाइस पे ही दिया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो डिजीज को मॉडिफाई कर देती हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटीरोमेटिक ड्रग्स होती हैं जिन जो क्या करती हैं, डिजीज को ही मॉडिफाई करती हैं। जैसे सल्फासेलाजाइन हो गया, 1 से 3 ग्राम पर डे दिया जाता है, 2 से 3 डिवाइडेड डोज में। ठीक है, डॉक्टर आपको डोज बता देंगे कि आपको कैसे कैसे लेना है। हमेशा दवा जो है डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए आपको, तब सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो है मिथोट्रेक्सेट बोलते हैं, ये भी 7 से 15 मिलीग्राम के करीब में वीकली ओरल फॉर्म में दिया जाता है इसको। ठीक है, उसके अलावा पेनिसिलामाइन है, ये सारे जो ड्रग्स हैं जितने भी, ये क्या करते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग है, डिजीज को ही दूसरा रूप दे देते हैं और आपको आराम मिलने लगता है। उसके साथ साथ एंटी गाउट ड्रग्स कुछ हैं, अगर गाउट कंफर्म हो गया तो एंटी गाउट ड्रग्स डॉक्टर आपको देते हैं, जिसमें एलोपिरिनॉल होता है, जो कि 100 mg से शुरू करते हैं और मेंटेनेंस डोज 300 mg पर डे देने के साथ साथ उसको मैक्सिमम 600 mg पर डे दिया जाता है। ठीक है, 100 mg से शुरू करके 300 mg इसको वो करते हैं, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस डोज देते हैं, मतलब बीच में जितना दिन चलाना होता है। उसके बाद अगर बहुत दिक्कत बढ़ने लगती है तो आपको 600 mg तक दिया जाता है, नहीं तो 300 mg पे ही उसको रख दिया जाता है मेंटेनेंस डोज पे। ठीक है, उसके साथ कॉल्चिसाइन होता है, जो कि वो भी 0.5 से 1 mg दिया जाता है पर डे के हिसाब से। साथ में फेबुक्सोस्टेट होता है, ये भी इसमें चलता है एंटी गाउट ड्रग्स के रूप में। उसके बाद सल्फिनपायरेजोन होता है, सल्फिनपायरेजोन जो होता है वो थोड़ा सा डॉक्टर इसमें कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ही आपको बताते हैं। तो ये दवाएं सारी जितनी हैं आप कभी भी गूगल या यूट्यूब की मदद से लेके नहीं खानी चाहिए, आपको हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसी दवाएं हैं जैसे कि इसमें जो चलती हैं, जो घरेलू होती हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि आपका हल्दी का लेप लगाना जॉइंट्स पे, पेन को या फिर सूजन को कम करता है वो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चलती हैं। उसके साथ साथ अगर हिमालय का भी कुछ दवा आता है, हिमालय जो कंपनी है उसकी दवाएं आती हैं, जैसे कि हिमालय हड्ड जोड़ आता है। ठीक है, हड्ड जोड़ मतलब हड्ड मतलब कि हड्डी, और जोड़ मतलब कि हड्डी जोड़ के जो बीच में दर्द हो रहा है उसके रिलीफ के लिए ये दवा होती है। उसके साथ साथ हिमालय का हिमालय फोर्ट आता है, और इनका मैं डोज नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर डोज बता दिए तो आप फिर सेल्फ मेडिकेशन करने लगोगे, तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है। उसके साथ सप्लीमेंट्स आपको चलाए जाते हैं इनमें, मल्टीविटामिन और विटामिन के, जिनमें बहुत सारे हैं। कैल्डिकाइन प्लस है, सेलकॉल है जिसमें कि विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, सिपकैल होता है जो कि सिप्ला कंपनी का आता है, बहुत अच्छा होता है। उसके साथ इसमें डेलीकैल होता है, वो भी, इसमें भी कैल्शियम वगैरह होते हैं। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी हैं जिनको मैं यहाँ पे साइड में लगा दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको पहले तो सिम्टम्स देख के उनके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, साथ में उसके बाद उसमें जो होता है आगे जो कभी कभी डिजीज को मॉडिफाई करने वाली दवाई चलाई जाती है, जो मैंने अभी नाम बताए थे आपको। उसके बाद कुछ हर्बल दवाएं हैं जो चलाई जाती हैं, साथ में आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जो कि मल्टीविटामिन और विटामिन के होते हैं या फिर मिनरल्स के होते हैं, क्योंकि ये मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से ये बीमारी होती है, तो आपको आराम मिल जाता है। थैंक यू।